चूरू ईदगाह की पुरानी मरकजी मस्जिद में आज मुस्लिम बंधुओं ने ईद उल अजहा की नमाज अता कर देश में अमन चैन की दुआएं की। इस मौके पर शहर इमाम पीर अनवर नदीमुल कादरी ने कहा कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। देश और राज्य की संस्कृति अपने आप में एक मिसाल है जो सिर्फ इस देश में ही मिलती है। शहर काजी अहमद अली ने कहा कि हम लोगों को देश हित के कार्यों को प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। इस मौके पर मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईदगाह मोहल्ले में कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम बंधुओं को ईद उल अजहा पर्व की मुबारकबाद दी। राजस्थान महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज ने कहा कि इस पर्व का मुख्य लक्ष्य आम जन में जन सेवा को सेवा भाव से जगाना है। जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि हमें हर पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए, जिससे आम जन में इसका अच्छा संदेश प्राप्त हो। सभापति सैनी ने कहा कि हर धर्म के पर्व को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए, जिससे सभी को आपस में कोई मतभेद ना हो। इस अवसर पर पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। ईद उल अजहा के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जिसको आम बोली में बकरीद बोला जाता है। और एक त्यौहार ऐसा है, सुप्रीम सैक्रिफाइस का त्यौहार है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया था अपना बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह के राह में। तो वो अपने बेटे को जो कुर्बान करने की सारी तैयारी करी, तो अल्लाह ने आवाज़ दिया, तुम्हारे बेटे को नहीं, एक भेड़ को कुर्बान करने का हुक्म हुआ था। भेड़ या बकरा जो भी है, किसी भी जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की ये परंपरा रहे, ताकि भाईचारा बना रहे और दुनिया में नेकियां और अच्छाइयाँ चलें। तो ये सुप्रीम सैक्रिफाइस का त्यौहार है। ये पूरे दुनिया में बहुत भाईचारा और प्रेम के साथ मनाया जाता है और पूरे मुल्क के तमाम लोगों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और सबके लिए इस देश में खुशहाली रहे और मुल्क आबाद रहे, खुशहाल रहे, भाईचारा बनी रहे। ईद के अवसर पर मैं मुस्लिम भाइयों को, मैं और मेरे साथी ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। एक छोटी काशी के रूप में चूरू हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही दुआ करेंगे कि ये प्रतीक छोटी काशी की तरह हिंदू मुसलमान एकता की तरह रहते रहे। और ईद के दिन हम मुबारकबाद देने आते हैं और रामनवमी में हमारे मुस्लिम भाई फूल बरसाते हैं, इसलिए हम सब लोग मुबारकबाद देना है ईद के। आज ईद मुबारकबाद सभी को दी गई है। पुरानी ईदगाह के सामने सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर देहात अध्यक्ष के साथ में सभी जो आए हैं ये नमाज पढ़कर, उन सभी को आज ये जो ईद का त्योहार है, जो कि कुर्बानी के लिए माना जाता है, जो कि एकता के लिए माना जाता है, खुशी का ये त्योहार है। इसके लिए इस अवसर के ऊपर मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, यही संदेश देना चाहूंगी कि एकता के इस जो हिंदू मुस्लिम एकता है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसको सभी लोग बनाए रखें। और चूरू के अंदर इसकी मिसाल जो है, बाकी पूरे भारत के अंदर जो है, इसकी मिसाल सभी लोगों को दी जानी चाहिए। सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सभी देशवासियों को मैं ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये त्याग का पर्व है। हम सभी को मिलकर इसको खुशियों के साथ मनाना चाहिए और देश में अमन चैन भाईचारे का माहौल हो, इसकी हम सभी दुआ कर रहे हैं। और सभी देशवासी मिलजुल कर एकजुट होकर भारतवासी बन के रहे, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे कामनाएं। और मैं सभी जो चूरूवासी है उनको भी स्पेशल तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि एकजुट में, एक सुर में, एक साथ, भाईचारे के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ। रतनगढ़ में भी आज ईदगाह के मौके पर मुस्लिम बंधुओं द्वारा नमाज अता की गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने आज ईदगाह मस्जिद के पास नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और दुआ की कि ईद उल अजहा का त्यौहार सबके घरों में खैर व बरकत और खूब खुशियां लेकर आए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, कयूम गौरी, पार्षद अब्बास गौरी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार
ईद है, जिस पर सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रकार के त्यौहार मोहम्मद वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू भाई भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, जिससे एक भाईचारे का नया संदेश जाता है और एक दूसरे की गिलवा शिकायत दूर होती है और भाईचारा बढ़ता है। हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई रह रहे हैं इस देश में, इसलिए किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव, किसी भी प्रकार की मनमुटाव, किसी भी प्रकार की अन्य कोई व्यवधान आज की तारीख में नहीं है और नहीं होगा। सभी अपने अपने हिसाब से मुस्लिम भाई अपना ईद का त्यौहार मना रहे हैं, ये अपना अपना कल्चर है। सभी हिंदू और मुस्लिम भाई भाई के रूप में मिलकर के हर त्यौहार में एक दूसरे को शुभकामनाएं, मुबारकबाद देते हैं। इसी सिलसिले में आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे नेशनल लेवल पर ये मुस्लिम भाइयों का एक बड़ा त्यौहार है, जिसको हर्ष और उल्लास के साथ साथ पूरी तरह से मनाया जा रहा है। मेरी यही अपील है कि सभी भाई इस प्रकार के त्योहारों में भाईचारा बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मुबारकबाद देते हुए सभी को अच्छा संदेश दें, ताकि आने वाले वक्त में सभी के लिए खुशियों का माहौल बना रहे। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक स्वामी गोपाल दास को सम्मान प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू किया है। इस अवसर पर चूरू शहरवासियों ने बुधवार देर शाम स्वामी गोपाल दास चौक में स्वामी गोपाल दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता का इजहार किया। इस मौके पर मौजूद राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि स्वामी गोपाल दास ने उस जमाने में नारी शिक्षा और दलित शिक्षा का क्रांतिकारी शंखनाद किया, जिस जमाने में सामान्य लोगों के लिए भी शिक्षा दूर की कौड़ी थी। उन्होंने नामकरण के लिए लगातार कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दलीप सरावग व अन्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी के लिए गौरव और प्रसन्नता के क्षण है, क्योंकि स्वामी गोपाल दास का जीवन और चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस अवसर पर पूर्व सभापति रामगोपाल बहर, शिक्षाविद प्रोफेसर HR ईसरा, नगर श्री के सचिव श्याम सुंदर शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज चूरू शहर के लिए, चूरू जिले के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। स्वामी गोपाल दास जी के नाम पर जिन्होंने अलग जगाया महिला शिक्षा को लेकर और दलित व्यक्तियों की शिक्षा को लेकर, जिन्होंने अलग लगाया और शिक्षा को एक दूसरे स्तर पर लेकर गए, जब लोग पढ़ने लिखने के बारे में सोचते नहीं थे और बहुत उन्नत प्रदेश में बेटियों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते थे। जब गोपाल दास जी ने सोचा लड़कियों का पढ़ना जरूरी है और दलितों का और पिछड़े हुए लोगों का पढ़ना जरूरी है, उन्होंने उसके लिए निरंतर संघर्ष किया और इतना बड़ा समाज सेवी व्यक्ति, जिनके बारे में आज भी उनकी किंवदंतियां सुनने में आते हैं, चपनी अकाल से लेकर के प्ले की टाइम से लेकर के मैं उनके किस्से सुनती आ रही हूँ। और मैं 43-44 साल से चूरू में रहती हूँ। मुझे बहुत गर्व हुआ आज उनके नाम पर इधर की महिला शिक्षा की अलग जगाने वाली जो कॉलेज है, सर्वहितकारिणी सभा की तरफ से, सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज जो सर्वहितकारिणी की सभा की तरफ से ही था, और आज उस कॉलेज को एक अलग मकाम मिला है और एक नाम मिल गया जो चूरू के सबसे एक आत्मा भी कह सकते हैं, सब कुछ चूरू के लिए सब कुछ जिन्होंने किया है, जिन्होंने एक अलग पहचान दिया है, उन महान विभूति गोपाल दास स्वामी जी के नाम पर आज से चूरू की महिला कॉलेज, महिला महाविद्यालय पहचाना जाएगा। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। उनके लिए जिन लोगों ने भी कोशिश किया, उनका जो योगदान बहुत अविस्मरणीय है। पर ये नौजवान, ये
पीछे लगा रहा और एक डिटर्मिनेशन के साथ में, और ये उसमें कामयाब हुए। इन सब सीनियर लोगों की वजह से, सब वरिष्ठ लोगों की वजह से, सबके मार्गदर्शन में इनको उसमें सफलता मिली है। मेरी तरफ से पूरे चूरू के लिए भी बधाई और दिलीप को खास तौर पे बधाई। थैंक यू मैडम। आपको सामान्यतः चूरू में, विशेष रूप से राजस्थान में जन जागृति के जन्मदाता कहे जाने वाले स्वामी गोपाल दास जी के बारे में जैसा अभी मैडम रेहाना जी ने बताया, बालिका और दलित शिक्षा के लिए उन्होंने उस समय काम किया जब गांधी जी अफ्रीका से भारत पहुंचे भी नहीं थे। हमारे सामने सर्व हितकारिणी सभा भवन है, उसी के माध्यम से पुत्री पाठशाला और आगे चल करके कोलकाता ट्रस्ट के माध्यम से बालिका महाविद्यालय चला। अब गवर्नमेंट जो बालिका महाविद्यालय हुआ है उसका नामकरण राजस्थान सरकार ने स्वामी गोपाल दास जी के नाम से किया। ये शहर के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। स्वामी जी का इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता था। बेटियों के लिए गर्व की बात है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है राजस्थान सरकार का, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। सब लोगों ने, नगर श्री ने, सर्व हितकारिणी सभा ने, आदरणीय गुरुजी ईसरान साहब ने, भंवर जी ने, सब इतने समाज के वरिष्ठतम लोग सब मिलकर के लगे हुए थे। और इसमें मैडम रेहाना जी मुझे लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए। जितने भी जनप्रतिनिधि थे, मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, स्वामी जी का नाम सुनते ही सब ने तुरंत ये कहा कि हाँ, ये नाम तो होना ही चाहिए। शहर के सब लोग आज खुश हैं इस बात से। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिन्होंने वास्तव में जो नींव की ईंट थे, उनके नाम से किसी संस्थान की पहचान होती है, तो अन्य जो युवा हैं वो भी प्रेरित होते हैं अच्छे कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जनप्रतिनिधियों का, समाज के प्रबुद्ध जनों का, जो इस मुहिम में लगे हुए थे। वर्षा ऋतु में पौधरोपण करने और फिर उन पौधों के लालन पालन करने की जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी समाज सेवा का कार्य है। शास्त्रों में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। ये विचार भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ द्वारा राजकीय श्री मणिराम धन्वंतरी चिकित्सालय में आज पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मनरेगा जेईएन मीरा सिद्ध ने व्यक्त किए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि शाखा द्वारा नीम, टाली, कनेर, खेजड़ी, अशोक सहित विभिन्न प्रजातियों के 150 पौधे धन्वंतरी परिसर में लगाए गए हैं। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह, जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर आदि उपस्थित रहे। प्रशिक्षु IAS सक्षम गोयल ने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बराबरी व सशक्तिकरण पर टिके हैं। यह बराबरी व सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक के साथ भौतिक हो सकती है। इस दिशा में काम करने के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सहायता से विकास को सतत बनाया जा सकता है। गोयल आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला परिषद सभागार में 17वें सांख्यिकी दिवस पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महाल नौबिस ने डिजिटल कंप्यूटर लाने का विजन देखा और सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उन्हें भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जा सकता है। इस अवसर पर DOIT संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, ACP नरेश टुहानिया, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक भागचंद खारिया सहित उपस्थित जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ भादरा के अध्यक्ष लीलूराम तैनात, महासचिव हवा सिंह टंडन, सचिव मेनपाल इंदलिया आदि की उपस्थिति में संघ नेत्राणा की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान राम सिंह मीणा को सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष चुना गया। संघ की कार्यकारिणी में संरक्षक सुरेंद्र सोड को, महासचिव संदीप कुमार इंदौरा को, सचिव महबूब खान को चुना गया। चूरू कलेक्ट्रेट के पीछे सिविल लाइन में आज राजपुरोहित समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में SDM उगम सिंह व प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SDM उगम सिंह राजपुरोहित ने कहा कि समाज के छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय शिक्षा, विज्ञान और तकनीक का है। युवाओं को यह बात समझनी होगी। उन्होंने समाज सेवा एवं समाज में अच्छी चेतना लाने पर बल दिया। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, अग्रसेन समग्र विकास समिति अध्यक्ष मदन लाल राजपुरोहित, हिमांशु राजपुरोहित सहित छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजपुरोहित समाज चूरू के द्वारा
जो एसडीएम साहब की सेवानिवृत्ति और सम्मान का कार्यक्रम जो रखा गया और जो नीट में सिलेक्ट हुए बच्चे और जिन बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनके सम्मान का कार्यक्रम जो राजपुरोहित समाज चूरू के द्वारा रखा गया है, उसमें बच्चों को और एसडीएम साहब श्रीमान उगम सिंह जी को सम्मानित किया गया है। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में एक दंपति ने चिकित्सकों की लापरवाही से नवजात की मौत होने का आरोप लगाया है। जोहारपुरा गांव का निवासी राकेश कुमार अपने छोटे भाई शिवराम की पत्नी सुशीला को लेकर बुधवार रात्रि को राजकीय डीबी अस्पताल के मातृ एवं शिशु केंद्र में डिलीवरी के लिए आया था। राकेश ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी का सही समय नहीं बताया गया, जिससे आज सुबह 9 बजे नवजात की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत होने की सूचना पर परिजन व गांव के लोग दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई करने व मामले की जांच करने की मांग को लेकर अस्पताल में बैठ गए। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग, कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष विनोद गढ़वाल, हरिराम न्योल आदि उपस्थित रहे। मैं सर रात को 10 बजे आया था लेके यहाँ पे पेशेंट को हॉस्पिटल में लाके मैंने एडमिट करवा दिया। इमरजेंसी से मैंने पर्चे कटवा लिए। फिर मेरे को बोला गया कि बाहर से इंजेक्शन लेके आओ। मैं बाहर गया, 2 इंजेक्शन लेके आया। इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद इन्होंने ग्लूकोज चढ़ाने के लिए दाएं हाथ पे कैनोल लगाई जो आउट हो गई थी। फिर इन्होंने दूसरे हाथ पे कैनोल लगाई जो चल रही थी। मेरे को 11 बजे बोला गया कि आप इनको घुमाओ। मैंने कंटिन्यू इनको घुमाया। मैं 12 बजे वापस लेके आया तो मेरे को बोले कि आप घुमाते रहो, बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सर इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है, पेशेंट है तो पेशेंट को तो लेके आएंगे। फिर मैंने सर वापस मैं ले गया पेशेंट को, अंदर रूम में लिटा दिया मैंने। फिर वो कैनल ख़त्म हो गई ग्लूकोज, तो मैं वापस लेके आया तो सर सब सो रहे थे। एक जो डॉक्टर साहब थे वो सो रहे इस साइड वाले कमरे में और बाकी स्टाफ सो रहा था अंदर वाले कमरे में। मैंने सबको कहा तो उन्होंने कहा कि एक बार जाके बैठ जाओ, टाइम होगा तो बाकी बतला लेंगे हम आपको। फिर सर मैं उनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं फिर लेके आया कि भाई हमें इलाज नहीं हो रहा है तो छुट्टी दे दो। उन्होंने वापस ग्लूकोज लगा दिया और कहा कि थोड़ी देर और इंतज़ार करो। फिर मेरे को सुबह बोला गया 4 बजे कि 6 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। 6 बजे डिलीवरी नहीं हुई। मैंने फिर उनको कहा कि सर डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आएंगे वही बताएंगे आपको पूरी दिक्कत जो भी है। डॉक्टर साहब आए तो मैंने पूछा उनसे कि सर दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कि ईसीजी करवा के लेके आओ। मैं ईसीजी करवा के लेके आया। ईसीजी की रिपोर्ट मेरी ओके आई। उन्होंने कहा कि बच्चा स्वस्थ है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी यही हॉस्पिटल में ही। मैंने कहा ठीक है। फिर सर बार बार 2-3 बार अंदर ले गए, बाहर ले गए। फिर मेरे को अंदर बुलाया गया, मेरे को ज़बरदस्ती दबाव बना के मेरे हाथ से लिखवाया गया कि आप ये लिख दो। मैंने मना भी किया, फिर भी मैंने लिखा। और 2 पन्ना, एक पन्ने में इन्होंने बोला वो लिखा, पन्ने में छुट्टी के लिए लिखा था वो भी लिखा। इन्होंने मेथी भी नहीं दी, जबरदस्ती इन्होंने ये काम करवाया। बच्चे की हुई डेथ सर सुबह 8:30 बजे मैंने ईसीजी करवा के लेके आया और 9 बजे मेरे को बोला गया कि बच्चे की डेथ हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। आज इस बड़े अस्पताल जो यहाँ का एक बहुत बड़ा मंदिर मानो आप इसे चूरू जिले का, उस मंदिर में कुछ गुंडे बदमाश ऐसे आ गए कि जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स को धमकाया। एक बच्चा जो सुशीला नाम की मरीज थी वो नॉर्मल डिलीवरी करवाने चाहते थे। दुर्भाग्य से क्या कि उसकी धड़कन थोड़ी कमजोर होती है, हमने सीजरिंग के लिए डॉक्टर ने बोला और इस दौरान वो बच्चा आईयूडी हो गया। तो उन्होंने क्या कि एक आदमी ने आके डॉक्टर्स को धमकाया कि तेरा गला काट दूंगा। और डॉक्टर इतना भयभीत हो गया कि वो रोने लग गया। स्टाफ है उसका, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, वो टेंशन में आ गया। और ये सब होने के बावजूद हमारे को सूचना मिली और हमने देखा, उसको समझाइश की। पहले तो जिस गुंडा बदमाश यहाँ बैठे हैं उनको समझाइश की और समझाइश उन्होंने कहा कि हमारी सुनो, हम उसको सजा देंगे। नियम ये है कि कोई भी यदि उनको आरोप है तो उसकी जांच होगी, जांच के बाद में ही डॉक्टर को दोषी ठहरा सकते हो। पहले कोई भी आदमी डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकता। डॉक्टरी प्रक्रिया के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसने हमारे डॉक्टर को धमकाया, उसने डॉक्टर को जान से मार के गला काटने की धमकी दी और वो वीडियो हमारे पास में है। हम सारे डॉक्टर अब यहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं और हमारी ये मुख्य मांग है कि पहले तो उसका धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए और जिस आदमी ने हमारे डॉक्टर का गला काटने की धमकी दी है उसको अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सुशीला सिहाग निवासी जोहारपुरा को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल लाने के बाद जैसे चेकअप कराए तो उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये बैठे रहे। रात में जब उसको तकलीफ हुई, बार बार इनको कहा गया, डॉक्टर्स तो यहाँ थे नहीं, एक डॉक्टर साहब मात्र वो सो रहा था, अंदर से स्टाफ भी सो रहा था। जब इसको दिक्कत हुई तब ये लड़का राकेश जाकर के बार बार उनको कहा तो इनको ये कह करके भगा दिया कि फालतू की बातें मत करो, जाके बैठ जाओ, तो डिलीवरी होगी तो हम आपको बता देंगे।
डॉक्टरों की गफलत के चलते, लापरवाही के चलते उसको संभाला नहीं गया, जिसके चलते सुबह जब बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई और बच्चा एक्सपायर हो गया, तब बुला करके इसको कहा कि एक साइन करने, साइन करवा दिए। 10 मिनट बाद में इसको कहा कि बच्चा डेथ हो गया, ले जाओ। तो इनकी लापरवाही के चलते आज हम इस धरने पर बैठे हैं कि चिकित्सा प्रशासन, डॉक्टर्स रात को समय पर इसको संभालते रहते या हाई सेंटर रेफर कर देते तो आज हमारे बच्चे की जान नहीं जाती। कि डॉक्टर्स लोग सकारात्मक तरीके से बैठ करके और उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करें और जो बच्चा है उसके परिजनों से बात करें। ये बात करने की बजाय ऊपर से हमें उलाना दे रहे हैं, हमारी कमियां निकाल रहे हैं, इस बच्चे को डरा भी रहे हैं। रतनगढ़ का एक बिजनेसमैन महिला के प्रेम जाल का शिकार हो गया। इस आशय का मुकदमा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 24 निवासी बिजनेसमैन ने पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में पीड़ित ने उल्लेख किया है कि वह हैंडीक्राफ्ट का काम करता है और उसकी रतनगढ़ रीको में फैक्ट्री है। काम के सिलसिले में उसका जयपुर व सीकर आना जाना लगा रहता है। इस दौरान एक लड़की उससे सोशल मीडिया पर बात करने लगी और रुपए ऐंठने लगी। 27 जून की सुबह कुछ लड़के बिजनेसमैन की फैक्ट्री पर पहुंच गए तथा उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर जबरन उसे गाड़ी में डाल लिया। इन लोगों ने बिजनेसमैन से जबरन उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया तथा विभिन्न खातों से 4,26,000 रुपये और जेब से 42,000 रुपये नकद लूट लिए। साथ ही सोने की अंगूठी भी निकाल ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी के सुपुर्द की है। उसने बताया कि मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है, इसलिए मेरा जयपुर और सीकर आना जाना रहता है। तो उसकी फतेहपुर में एक लड़के से जो होटल चलाता है उससे जानकारी होगी। उसने कहा कि यह होटल बढ़िया नहीं, आप एक होटल लक्ष्मणगढ़ में है, करनी महाराजा, वहाँ बैठता है, उससे आपकी जानकारी कराता हूँ। तो उसने इनसे जानकारी करा दी। होटल पर जयपुर से आते जाते रुकते तो इनका इनसे संपर्क हो गया और अभी पीछे 17/6 को बता रहे हैं राजेश और मैं दोनों वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ उनको बर्थ मिला और एक लड़की थी कोई, उसके चोटें लगी हुई कि मेरे साथ मारपीट करी है, ये किया है। तो इन्होंने उनको नंबर दे दी। बाद में उसकी कॉल आने लगे। उसके बाद इनके पास फ़ोन आने लगे। तो इसने कहा मैंने उसकी मदद कर दी। तो 27/6 की बात, 27/6 को के लड़के का फ़ोन आया कि आपने मेरी ओर से आप कैसे मिले। तो इन्होंने कहा भी हमने तो उसको कपड़े वगैरह दे रहे थे, ये बात होगी। तो उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ मिलोगे। इन्होंने कहा हम इंडस्ट्री एरिया रतनगढ़ मिलेंगे। तब 2 आदमी उसके, एक तीनों आए यहाँ गाड़ी लेके, 2-3 और उनके साथ थे। इसको यहाँ से अगवा कर उठा लिया, उठाकर आगे ले जाकर मारपीट की। वह इसके मोबाइल से इसके बताए अनुसार 4,26,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफ़र करा दिए, जिसका हम मुकदमा दर्ज करिए। हम मजरूब लगी चोटों में मेडिकल मुआयना करा दिया गया, अनुसंधान जारी है।